बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं मेरा स्वराज ट्रैक्टर्स प्रेजेंट्स जोशीले किसानों के किस्से विद नीलेश मिश्रा। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूँ। ये है एक खास शो, जोशीले किसानों के किस्से विद नीलेश मिश्रा। दोस्तों, मैं मेरा स्वराज ट्रैक्टर और बिग एफएम के माध्यम से ये कहानी आप तक पहुंचा रहा हूं। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी की लिखी कहानी जंजीरें। दुनिया से जाने वाले जाते जाते अपने पीछे छोड़ी गई चीजों से याद बनकर झांकने लगते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी बड़ी यादें अचानक खास हो जाती हैं। उस पुराने मकान का हर खाली कोना भी विश्वंभर नारायण को याद कर रहा था। 3 दिन पहले दुनिया से रुखसत हुए विश्वंभर साहब की बहू विमला खूंटी पर टंगी उनकी सफेद सदरी, दरवाजे पर रखा ट्रैक्टर और कीलों से जड़ा वो खिड़की का पट देख रही थी जिसे पिछले हफ्ते उन्होंने ठीक किया था। बिमला, ये ठीक कर दिया है, देख लो। अब खेत जा रहा हूं, खाना आके खाऊंगा। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में रामनाथपुर गांव में उस घर में ब्याह कराई विमला देवी को विश्वंभर साहब ने कभी पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। विमला के पति और बच्चे बंबई में काम करते थे, जो विश्वंभर साहब के गुजरने पर आ भी नहीं सके। घर के आंगन में दीवार से टेक लगाकर बैठी विमला पूरे घर को गौर से देख रही थी। सोच रही थी कि अब दरवाजे में दाखिल होने से पहले खांसने की वो खरखराती आवाज कभी नहीं गूंजेगी। कोई उससे नहीं कहेगा, बिटिया जरा सिलबट्टे पे लहसुन की चटनी तो बनाओ आज। जरा सा बुखार होने पर उसे ट्रैक्टर पर बिठाकर दूसरे गांव डॉक्टर के पास ले जाने वाला जा चुका था। और कोई नहीं था जो हर मंगलवार उसे रामायण के पाठ सुनाते हुए दोनों हाथ उठाकर कहता, मेरे साथ बोलो बहू, श्री जानकी रामाभ्याम नमः, जय श्री सीताराम। विमला की आंखों से आंसू की लकीर गालों पर फिसल आई। हालांकि विश्वंभर साहब को गांव के लोग कम पसंद करते थे। वजह थी उनकी नई सोच। विश्वंभर साहब गांव की पुरानी सड़ी गली मान्यताओं को चुनौती देते थे और उनमें से एक के मुताबिक औरतें खेती नहीं कर सकती थीं। माना जाता था कि अगर किसी औरत ने खेती की तो पूरे गांव में अकाल पड़ जाएगा। लेकिन वो कहते थे कि ये सिर्फ मर्दवादी समाज के ठेकेदारों की चालाकी है ताकि औरत आत्मनिर्भर न बन पाए। वो तो अक्सर अपनी बहू विमला को खेती की जानकारी देते थे। बड़े से आंगन में खड़े ट्रैक्टर को स्टार्ट करना और उसे आगे पीछे करना सिखाते। उसे खेतों में भी चलने को कहते थे। लेकिन विमला गांव वालों के डर से कभी खेत में नहीं गई। दिमाग खराब हो गया क्या? अपने चक्कर में पूरे गांव में अकाल लाओगी। अब जब विमला ने गांव के लोगों से खेती करने की बात की तो नंबरदार साहब ने चीखते हुए कहा, तुम्हारे ससुर तो चले गए, अब ये उल जलूल बातें बंद करो। अरे तुमसे हमदर्दी है, लेकिन पूरे गांव की तो सोचो भाई। लोगों ने भी नंबरदार साहब का समर्थन किया। घर की उदास दीवारों के बीच बैठी विमला नम आंखों से चारों तरफ गहरा सन्नाटा महसूस कर रही थी। खाली आंगन, उदास सीढ़ियां, सन्नाटे से गूंजता दालान, सब उसे मायूसी से ताक रहा था। वो बाबूजी की नसीहतों को सच करना चाहती थी, लेकिन मन में डर भी था, कहीं गांव में अकाल पड़ गया तो। जिंदगी वो किताब है जिसमें पन्नों में सबक बाद में होता है और इम्तिहान पहले। विमला भी ऐसे ही इम्तिहान से गुजर रही थी। एक तरफ गांव में सदियों पुरानी मान्यता थी और दूसरी तरफ रसोई में खाली होते अनाज के कनस्तर। एक तरफ बाबूजी की नसीहतें थीं और दूसरी तरफ गांव वालों की घूरती हुई आंखें। विमला को पता था कि बाबूजी की बोई धनिया की आखिरी फसल मारने लायक हो गई है, लेकिन वो हिम्मत कहाँ जुटा पा रही थी। बार बार फैसला करती, आगे बढ़ती, लेकिन बार बार कदम दरवाजे की चौखट से वापस लौट आते थे। कुछ दिन गुजर गए।
विमला घर की खिड़की से झांकते हुए सड़क पर आते जाते लोगों को देखती। गुजरती हुई गाड़ियां, आते जाते लोग, फेरी वालों का शोर। दुनिया वैसे ही चल रही थी। किसी के लिए कुछ नहीं बदला था। बदली थी तो सिर्फ विमला की जिंदगी, और इसलिए विमला को उसे खुद ही संवारना था। एक रोज उसकी नजर दरवाजे पर खड़े ट्रैक्टर की ओर पड़ी। लाल रंग का वो ट्रैक्टर जिस पर बैठकर बाबूजी हर सुबह खेत की तरफ चले जाते थे। गांव में किसी को जरूरत हो तो बेझिझक ट्रैक्टर की चाबी उसके हाथ में रख देते। रात बेरात कितने बीमार लोगों को इसी ट्रैक्टर पर शहर के अस्पताल ले गए थे बाबूजी, और न जाने गांव की कितनी बारातों में ये ट्रैक्टर सजकर आगे आगे चला था। उसे देखते हुए विमला को याद आया कि इसी ट्रैक्टर पर बिठाकर बाबूजी एक बार उसे बगल वाले गांव में हो रही रामायण के पाठ सुनाने ले गए थे। उसमें पंडित जी ने कहा था, तो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को माता सीता का जन्म हुआ। मिथिला के राजा जनक के यहाँ जब भयंकर सूखा पड़ा और ऋषियों के कहने पर राजा ने खुद खेत में हल चलाया, तब हल चलाते वक्त उनको धरती से माता सीता मिली, इसीलिए वो धरती पुत्री कहलाई। उस कथा को याद करते हुए विमला के चेहरे के भाव बदलने लगे। कुछ बेहद तार्किक और जायज सवाल उसके माथे पर लकीर बनकर उभरने लगे। उसने सोचा, सीता माता तो खुद स्त्री थी और वो धरती पुत्री थी। उनके जमीन से अवतरित होने पर तो गांव का अकाल खत्म हुआ था। तो फिर हम जैसी औरतें जो उनको माता कहती हैं, अगर हम खेत जाएंगे तो अकाल कैसे पड़ सकता है? उसे बाबूजी की नसीहतों ने भी घेर लिया, जिनमें वो अक्सर समझाते थे, अरे बेटा, औरत और मर्द को भगवान ने ना बराबर बनाया है। ये सब मान्यताएं कुछ मर्दों की चालाकियां हैं और कुछ नहीं। खेत में काम करने का हक सबको है बराबर। और हाँ, औरत जब तक आत्मनिर्भर नहीं होगी उसके हालात सुधरना संभव नहीं है। एक छोटी सी प्रेरणा बड़े रास्तों की शुरुआत बनती है। विमला के मन में भी उस छोटी सी प्रेरणा ने नई हिम्मत और नई उम्मीदों के लिए जमीन तैयार कर दी। उसने बहुत सोचा और फिर एक फैसला लिया। रात के अंधेरे में जब गांव आधी नींद में डूबा था और चांद बादलों से मुस्कुरा रहा था, गांव की एक अंधेरी सड़क पर 2 कदम हिम्मत लपेटे आगे बढ़ते जा रहे थे। विमला अपने खेत की तरफ चली जा रही थी। उसने फैसला कर लिया था कि अब वो दुनिया के डर से घर में नहीं बैठेगी और वही करेगी जो जिंदगी भर बाबूजी उसको सिखाते रहे। खेत पहुंची तो धनिया की खुशबू विमला की सांसों में मिलने लगी। यही खुशबू तो बाबूजी की कमीज से आती थी जब दिन भर यहाँ वक्त बिताने के बाद शाम को वो घर आते और अपनी कमीज खूंटी पर टांग देते थे। विमला ने गीली आंखों को पल्लू से पोंछा और फिर पल्लू कमर में दबाकर हंसिया को और जोर से पकड़ लिया। उस रात के अंधेरे में विश्वंभर साहब के खेत में एक सदियों पुरानी मान्यता काट कर फेंकी जा रही थी। हंसिया की धार की हर चोट उस पुरानी मान्यता की जंजीरों को थोड़ा थोड़ा काट रही थी। विमला के अंदर जोश था, हिम्मत थी, लेकिन फिर भी हाथ कांप रहे थे। वो उस मान्यता को चुनौती दे रही थी जिसने पिछली कई सदियों में न जाने कितनी औरतों को उनके अधिकारों से वंचित रखा था। उन्हें अपने पैरों पर खड़े नहीं होने दिया ताकि औरत आत्मनिर्भर न हो पाए। नतीजों से बेपरवाह विमला काम करती चली गई। सर्द माहौल में भी उसके माथे पर पसीने की बूंदें फिसल रही थीं, लेकिन हवा की साएं साएं और पेड़ों के झूमने की आवाजों में उसे बाबूजी सुनाई दे रहे थे, जो कह रहे थे, शाबाश मेरी बच्ची, शाबाश। रात का अंधेरा छटा तो उम्मीद की नई सुबह की शुरुआत हुई। लेकिन विमला को अंदाजा था कि वो सुबह आम सुबह जैसी नहीं होगी, और वो सही थी। तमाम लोग उसके दरवाजे पर गुस्से भरी आंखें लिए खड़े थे। खिड़की की दरार से विमला ने देखा तो घर के बाहर नंबरदार साहब के साथ गांव के तमाम मर्द लाठी डंडों के साथ मौजूद थे। बाहर निकलो, अभी तुम्हारे होश ठिकाने लगाते हैं, बाहर आओ। सबको अंदाजा था कि अभी विमला आंखों में आंसू लिए बाहर आएगी और अपने किए पर शर्मिंदा होते हुए माफी मांगेगी।
उनमें से कुछ लोग ये फैसला करके आए थे कि सबक सिखाने के बाद उसके खर्चे के लिए कुछ चंदा दे देंगे ताकि वो दूसरों के रहमो करम पर जिंदा रहे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लकड़ी का वो पुराना दरवाजा आहिस्ता से खुला तो सामने आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर स्थिरता लिए हुए विमला सामने आई। सड़ी गली परंपरा का बोझ अपने कंधों से उतारने के बाद वो आजाद महसूस कर रही थी। वो सुबह रामनाथपुर गांव की एक ऐतिहासिक सुबह बनने वाली थी। रात भर हंसिया थामे उन हाथों की लाल पड़ चुकी हथेलियां कसी हुई थीं। विमला आत्मविश्वास से जगमगाती आंखें लिए आगे बढ़ी और बिना डरे बेबाकी से गांव के मर्दों के सवालों के जवाब दिए। हाँ, मैंने की खेती और करूंगी भी। मुझे किसी की खैरात नहीं चाहिए। मैं अपनी मेहनत से खुद अपने पैरों पे खड़ी होऊंगी। उसने गांव वालों को माता सीता का उदाहरण भी दिया, लेकिन कोई नहीं माना। क्रांति के रास्ते पर चलने की कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। विमला के घर में तोड़ फोड़ मचा दी गई। कुछ लोगों ने घर का एक हिस्सा भी जला दिया। जब वो तब भी नहीं मानी तो कुछ चालाक लोगों ने उसे बहलाने फुसलाने की कोशिश की। देखो विमला बिटिया, हम दुश्मन थोड़े हैं, लेकिन सोचो कल को अगर तुम्हारी देखा देखी गांव की और औरतें भी खेती करने लगी तो? अरे अकाल छोड़ो, कितनी बदनामी होगी। विमला बोली, बदनामी नहीं, नाम होगा। यही तो मैं चाहती हूं। हर औरत अपने पैरों पे खड़ी हो, आत्मनिर्भर बने, और ये मैं करके रहूंगी। गांव में विमला का सामाजिक बहिष्कार हो गया। अब न कोई उससे मिलता, न साथ उठता बैठता। लेकिन विमला इससे बेपरवाह आगे बढ़ती गई। हर सुबह वो ट्रैक्टर स्टार्ट करती और चौराहे पर बैठे मर्दवादी समाज के ठेकेदारों के चेहरे पर ट्रैक्टर के चौड़े पहियों से धूल उड़ाती हुई खेत की तरफ चली जाती। बाबूजी की बताई खेती की छोटी छोटी जानकारियां उसके बहुत काम आई। कई बार असफल भी हुई, लेकिन कोशिश करती रही। खेती की नई नई जानकारियां जुटाने के लिए वो दूर इलाकों में भी जाती और वहां के किसानों से सीखती। वापस आकर वैसे ही जुताई करती, बीज बोती और खुद खाद तैयार करती। हालांकि वक्त काफी लगा, लेकिन जी तोड़ मेहनत और लगन की ये कहानी आखिरकार उस मोड़ पर पहुंच गई जहां विश्वंभर नारायण का खेत एक बार फिर से लहलहाने लगा। कामयाबी अकेले नहीं आती, वो अपने साथ लाती है छूटे हुए कुछ रिश्ते भी। जब दूसरे इलाके के लोग विमला देवी की कहानी से प्रेरणा लेने के लिए उनका खेत देखने आने लगे तो गांव के लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। और तब लहलहाते हुए खेतों के बीच खड़े होकर विमला ने गांव वालों से पूछा, कहाँ है अकाल? वो दिन था और आज का दिन है। 20 सालों के इस सफर में सुल्तानपुर के रामनाथ गांव की विमला देवी ने अपनी नई सोच से कई अभूतपूर्व बदलाव लाए हैं। न सिर्फ अपने गांव में बल्कि दूसरे जिलों में भी उन्होंने सैकड़ों औरतों को आत्मनिर्भर बनाया है। 55 साल की उम्र में वो आज भी हर सुबह अपने खेत की ओर निकल जाती हैं, दर्जनों लोगों से मिलती हैं और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के रास्ते बताती हैं। लेकिन आज भी आंगन में सिलबट्टे पर लहसुन की चटनी पीसते हुए उनकी आंखें बाबूजी को याद करके नम हो जाती हैं। वो बाबूजी जिनकी प्रेरणा ने विमला देवी को एक बुरी परंपरा की जंजीरें काटने का जोश दिया और उनकी जिंदगी को एक ऐसी कहानी में बदल दिया जो हमेशा याद की जाएगी। स्वराज ट्रैक्टर्स विमला देवी के जज्बे को सलाम करता है। बस इतनी सी थी ये कहानी। अगले हफ्ते फिर मिलूंगा लेकर एक नई कहानी। ये है मेरा शो जोशीले किसानों के किस्से विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ बिग एफएम पर। आप सुन रहे थे मेरा स्वराज ट्रैक्टर्स प्रेजेंट्स जोशीले किसानों के किस्से विद नीलेश मिश्रा, बिग एफएम पर। 92